आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईएमएफ ने उठाया सवाल तो अश्विनी वैष्णव ने 5 पॉइंट्स में दिखा दी भारत की असली एआई ताकत। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होगी रक्षा डील, ईयू के विदेश नीति प्रमुख ने किया बड़ा ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर बड़ा यू टर्न, अब यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा पाकिस्तान, पर भारत ने क्यों नहीं लिया कोई फैसला। अंडरग्राउंड हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का भविष्य क्या होगा। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर सऊदी, पाकिस्तान समेत 7 देशों ने जारी किया बयान। पुतिन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को तैयार, ट्रंप क्या बोले। विशाल भारद्वाज का गैंगस्टर उस्तरा की बेटी को जवाब, परमिशन की जरूरत नहीं लगी। भारत से बाहर ही खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद चीफ बुलबुल का बयान। और भारत ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया, अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने साफ कर दिया कि अब हम किसी से पीछे नहीं हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्तियों में दूसरे ग्रुप में रखा था, जिस पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आईएमएफ की इस रैंकिंग को न सिर्फ पुराना बताया, बल्कि इसे हकीकत से परे भी करार दिया। मंत्री जी ने स्टैनफोर्ड के आंकड़ों का हवाला देते हुए दुनिया को बताया कि भारत एआई की तैयारी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज का भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि चिप से लेकर एप्स तक खुद अपनी एआई दुनिया यानी कि इकोसिस्टम बना रहा है। अश्विनी वैष्णव ने आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिया जॉर्जिया के सामने रैंकिंग के पैमाने पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि रैंकिंग का यह तरीका वास्तविकता को नहीं दर्शाता। मंत्री ने स्टैनफोर्ड की ग्लोबल रिपोर्ट का जिक्र किया, जो डेटा के आधार पर भारत को एआई रेडीनेस में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश मानती है। भारत किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि 5 अलग अलग लेवल जैसे कि एप्लीकेशन, मॉडल्स, चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा पर काम कर रहा है। यानी भारत सिर्फ ऊपर से चमकने वाली तकनीक नहीं बना रहा, बल्कि वह बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है जिस पर भविष्य की एआई दुनिया खड़ी होगी। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा साझेदारी करने जा रहे हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने ईयू संसद में यह जानकारी दी है। यूरोपियन संसद में बोलते हुए क्लास ने कहा कि यह साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी, जिस पर नई दिल्ली में होने वाले ईयू भारत शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक मजबूत नए एजेंडा पर काम करने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की उम्मीद भी है। यूरोपीय संसद में काजा क्लास ने कहा, आज ईयू ने एक नई सुरक्षा और रक्षा पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। यह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं अगले सप्ताह नई दिल्ली में ईयू भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लिया है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर पहले टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाली धमकी वापस ले ली है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि वह ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल को लेकर यूरोप में अमेरिकी सहयोगियों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और नाटो के नेता ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर भविष्य के समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। 1 फरवरी से यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि वह कई यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे आर्कटिक सुरक्षा पर नाटो के साथ एक नए फ्रेमवर्क का हवाला दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह अचानक यू टर्न तब आया जब उन्होंने देवास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल पाने के लिए अमेरिकी बल का इस्तेमाल नहीं करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम का संगठन बनाया है। यह बोर्ड गाजा में व्यापक शांति पहल के तहत शासन, पुनर्निर्माण और निवेश की निगरानी के लिए बनाया गया है। भारत, पाकिस्तान, जॉर्डन, हंगरी, तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना समेत कई देशों के नेताओं को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेज दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान गाजा के पुनर्निर्माण और अस्थायी युद्ध विराम के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। वहीं तुर्की ने बताया कि वो इसमें शामिल होने के लिए गुरुवार को स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने एक्स पर लिखा, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में अस्थायी शांति लाने वाले शांति बोर्ड में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई पिछले 7 महीनों में दूसरी बार अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा सकता है। निकट भविष्य में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह अपने घर के आंगन में टहलते हुए पाए जाए या घर की बालकनी पर सुकून से फुर्सत के पल बिता पाए। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन के लिए और कदम उठाए जाने के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी और अबू बकर अल बगदादी का हवाला दिया है। कासिम सुलेमानी मध्य पूर्व में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रणनीतिकार माने जाते थे। वह 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर ड्रोन हमले में मार दिए गए थे, जबकि आईएसआईएस के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी 27 अक्टूबर 2019 को उत्तरी सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कतर ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इससे पहले इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर इस बोर्ड में जुड़ने की पुष्टि की थी। बुधवार शाम ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अभी इस न्योते पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस उनकी सीज की गई संपत्तियों से $1 अरब देने के लिए तैयार है और उनका मानना है कि यह बोर्ड मुख्य रूप से मध्य पूर्व से जुड़ा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह बोर्ड इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही 2 साल की जंग को खत्म करने में मदद करेगा और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा, लेकिन इसके प्रस्तावित चार्टर में फिलिस्तीनी इलाके का जिक्र नहीं है और यह संयुक्त राष्ट्र के कुछ कागजात की जगह लेने के लिए बनाया गया दिखता है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से जारी 7 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को मजबूत करने, पुनर्निर्माण और न्यायपूर्ण और शांति को आगे बढ़ाने के मकसद से समर्थन कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए लगने वाली रकम को लेकर भी बयान दिया है। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ रूस के खास रिश्ते को देखते हुए मुझे लगता है कि हम बोर्ड ऑफ पीस में $1 बिलियन का योगदान दे सकते हैं। हम इसे उस संपत्ति से दे सकते हैं जिसे पिछले प्रशासन ने सीज किया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में विदेशी जमीन पर मौजूद रूस की कई संपत्तियों को सीज किया गया था, जहां पुतिन उनकी संपत्तियों का जिक्र कर रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा कि बाकी के फंड का इस्तेमाल युद्ध से प्रभावित इलाकों को दोबारा खड़ा करने में किया जा सकता है। हम समझौते के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो का हाल ही ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है। नाना पाटेकर का भी अहम किरदार है। फिल्म की कहानी हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की असल जिंदगी से प्रेरित है, लेकिन इससे गैंगस्टर हुसैन उस्तरा का परिवार नाराज है। हाल ही में हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के मेकर्स पर उनके पिता की गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा था कि फिल्म बनाने से पहले मेकर्स ने उनके परिवार की परमिशन नहीं ली। सनोबर शेख के तमाम आरोपों का विशाल भारद्वाज ने जवाब दिया। विशाल भारद्वाज ने ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च पर कहा कि उन्हें हुसैन उस्तरा की बेटी से इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनकी फिल्म की कहानी माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नाम की किताब पर आधारित है।
विशाल भारद्वाज ने हुसैन उसरा की बेटी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा, माफिया क्वीज ऑफ मुंबई करके एक किताब है, हुसैन जैदी साहब ने वो कहानी लिखी है। मैंने उस कहानी के राइटर्स के लिए और उसके ऊपर से फिल्म बनाई है। उस कहानी पर आधारित और किरदार वही है, मगर इसमें हमारा काल्पनिक भी बहुत है। जो परमिशन शायद से हुसैन जैदी साहब को लेनी चाहिए थी या ली होगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जरूरत है, क्योंकि यह कहानी पर आधारित है जो एक किताब का हिस्सा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सरकार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहते, लेकिन भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 के खेलने को लेकर उनका रुख अब भी नहीं बदला है। ध्यान रहे कि वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है। आईसीसी से आधारित संदेश मिलने के बाद अनीमुल इस्लाम बुलबुल ने बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल से मुलाकात की। इस बैठक में यह तय किया गया कि आसिफ नजरुल गुरुवार दोपहर से पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में खिलाड़ियों की राय ली जा सकती है कि वे भारत में वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी भारत में खेलने के पक्ष में होते हैं तो क्या बीसीबी अपना रुख बदलेगा। इस पर बुलबुल ने साफ कहा कि बांग्लादेश की आधिकारिक स्थिति अब भी वही है और वह भारत की बजाय श्रीलंका में वर्ल्ड कप मैच खेलना चाहता है। खेल सलाहकार के साथ बैठक के बाद ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड बांग्लादेशी मीडिया से बात करते हुए बुलबुल ने कहा, मैं आईसीसी से एक मिरेकल की उम्मीद कर रहा हूं। कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता, लेकिन मैं सरकार पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। हम जानते हैं कि भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। मेरी स्थिति अब वही है। भारत ने पहले T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया। 35 गेंदों में 83 रन के बेहतरीन पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 238 रनों का बड़ा स्कोर बना लिया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का रहा। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में 23 रन जुटाए और 20 गेंदों में 44 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 32 और हार्दिक पांड्या ने 25 रन बनाए। 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी न्यूजीलैंड की टीम 190 रन ही बना सकी। इस दौरान उसने 7 विकेट गंवाए। शुरुआती झटकों के बाद ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी ने भारत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी टीम को जीत के करीब नहीं पहुंचा सकी। फिलिप्स ने 78 रन और चैपमैन ने 39 रन की पारी खेली। इसके अलावा डेरिल मिचेल ने 28, टीम रॉबिन्सन ने 21 और कप्तान मिचेल सेंटनर ने 20 रन बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2, जबकि हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट झटके। यह मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। न्यूजीलैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी।